नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो हमने जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें कल जियोग्राफी की बेसिक चीज़ें और साथ ही साथ पूरी वायुमंडल की क्लास की थी। समझा था कि वायुमंडल क्या है, उसमें कितनी परतें हैं, कौन कौन सी गैसें हैं। और इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो अक्षांश और देशांतर होते हैं वे क्या होते हैं, और पृथ्वी पर जो समय की गणना की जाती है कैसे की जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि अक्षांश एवं देशांतर क्या होते हैं। तो मैं बता दूं कि जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी वो गोल है। कैसी है? गोल है। अब इस पर जो दूरियों को ज्ञात करने के लिए क्या किया था हमने, सबसे पहले पृथ्वी पर दूरियां ज्ञात करने के लिए इसके दो पॉइंट, यानी एक ये और एक ये, यानी नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ पोल कहते हैं इसे साउथ पोल कहते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं इसे? उत्तरी ध्रुव। और इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो इस तरह से इसके दो मुख्य बिंदु मान लिए, और इसके बीच में से एक रेखा इस तरह से खींची, जिसे क्या कहते हैं, ये 0 डिग्री मानते हैं। इसे कितना मानते हैं? 0 डिग्री। और इसे कहते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर। क्या कहते हैं इसे? विषुवत रेखा। और भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। तो इसके ऊपर का जो पार्ट हिस्सा है इसे क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और इसके जो नीचे वाला हिस्सा है विषुवत रेखा के, इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो समय की पृथ्वी पर इस दूरी को, जैसे मान लो कोई चीज़ यहाँ है, कोई वस्तु यहाँ पे है, पृथ्वी है ये पूरी, कोई वस्तु यहाँ है या फिर यहाँ है, तो इसकी दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हमने पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित किया गया। और इसके साथ ही कुछ रेखाएं कैसे खींची गई, यानी इसके लंबवत खींची गई। कैसे? लंबवत, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर इस तरह से खींची गई कुछ रेखाएं, इस तरह से। तो इन्हें क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। इन रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर। और कुछ रेखाएं इनके, यानी इन देशांतर रेखाओं की लंबवत, यानी इस तरह से खींची गई, इन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। तो इस तरह से अक्षांश और देशांतर का जो है निर्माण हुआ। ठीक है, अब इसी में चलिए लिखते हैं। पहले नोट डाउन कीजिए, आप भी नोट्स बनाते हैं इसके। चलिए नोट डाउन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम कि पृथ्वी का आकार जो है कैसा है, हमने बताया गोलाकार है। यानी पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार गोलाकार है, यानी कोई किनारा नहीं है। गोलाकार है तो इसका मतलब क्या है? कोई किनारा नहीं है, कोई किनारा नहीं है। तो कोई किनारा नहीं है तो इसकी दूरी भी ज्ञात करना कैसा है? मुश्किल है, यानी दूरी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यानी कोई किनारा नहीं है जिससे कि जिससे कि पृथ्वी की दूरी को मापा जा सके, दूरी को मापा जा सके। यानी ऐसा कोई स्थायी किनारा नहीं था जहाँ से हम दूरी को ज्ञात कर सकें। तब क्या किया हमने? तब हमने दो बिंदु माने। क्या माने? तब दो बिंदु माने। कौन से? एक तो उत्तरी ध्रुव, और जो दूसरा बिंदु माना वो क्या था? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। ये क्या क्या हमने? ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो बिंदु माने, यानी दो बिंदु निश्चित किए। क्या किए? निश्चित किए।
तब इसके उपरांत क्या किया हमने, ये दो बिंदु मानने के उपरांत यानी इसके उपरांत कुछ रेखाएं उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण में वृत्ताकार खींची। कैसी? वृत्ताकार खींची। और इन रेखाओं को क्या कहा गया? उत्तर से दक्षिण में, जैसे अभी बताया था, उत्तर से दक्षिण में यानी इस तरीके से। तो इन रेखाओं को क्या कहा हमने? देशांतर। क्या कहा इनको? देशांतर रेखाएं कहा। ठीक है, लॉन्गिट्यूड, देशांतर। और ठीक इसी तरह कुछ रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समानांतर खींची। और इन रेखाओं को क्या कहा? किसके? विषुवत रेखा के या भूमध्य रेखा के या इक्वेटर के समानांतर खींची। तो इनको क्या कहा हमने? अक्षांश कहा। क्या कहा? अक्षांश रेखाएं कहा। तो इस प्रकार से हमने दो ध्रुव निश्चित किए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और इनके ऊपर जो रेखाएं खींची उत्तर से दक्षिण की ओर खींची, उन्हें क्या कहा? देशांतर। और पूर्व से पश्चिम में जो रेखाएं खींची वृत्ताकार रूप में, उन्हें क्या कहा हमने? अक्षांश रेखाएं कहा। क्या कहा? अक्षांश रेखाएं। जैसे इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये क्या है? पूरा पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी। ये पूरी पृथ्वी। और इसके जो ठीक बीच में जो रेखा है, ये वाली ठीक बीच में ये रेखा है, ये क्या है? विषुवत रेखा है। और इसके जो विषुवत रेखा के समांतर और रेखा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम की ओर ये विषुवत रेखा के समांतर जो रेखाएं, जितनी भी रेखाएं हैं सारी, ये क्या है? अक्षांश रेखाएं। क्या है? ये अक्षांश हैं। क्या है? ये अक्षांश। अक्षांश रेखाएं। अच्छा, कुछ और रेखाएं महत्वपूर्ण होती हैं अक्षांश रेखा में, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि ये विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री पर होती है। कितनी डिग्री पर होती है? ये 0 डिग्री कहते हैं इसे। ठीक है। और इसके ठीक ऊपर 23.5 डिग्री कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा होती है। और इसके ठीक नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर क्या होता है? कर्क रेखा है। और नीचे क्या है? मकर रेखा है 23.5 डिग्री पर। अच्छा, और एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में होता है, जो कि 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होता है। इसे क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड। यहाँ पे उच्च वायुदाब पेटियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या होता है? इस क्षेत्र के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में उच्च वायुदाब पेटियाँ पाई जाती हैं। यानी वायु का जो दाब होता है उच्च होता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड यानी अश्व अक्षांश कहते हैं। और फिर देखते हैं एक बार कि जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री, यहाँ से 66.5 डिग्री पर क्या है? आर्कटिक है। क्या है? आर्कटिक व्रत। और 66.5 डिग्री साउथ में जो है वो अंटार्कटिक व्रत है। यानी 0 डिग्री पर होती है, उसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। और इसके ऊपर 23.5 डिग्री कर्क, और इसके नीचे विषुवत रेखा के नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा। और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री पे है आर्कटिक व्रत। और साउथ में 66.5 डिग्री पर क्या है? अंटार्कटिक व्रत। ठीक है, तो इस तरह से क्या है? अक्षांशों को समझा हमने। अब इसके बाद देखते हैं, ये इनको कहते हैं देशांतर या लॉन्गिट्यूड। तो ये क्या है? नॉर्थ से साउथ खींची जाती हैं। और
देशांतर मानक रेखा का जो मुख्य रेखा होती है 0 डिग्री मानते हैं उसे, वो है ग्रीनविच रेखा होती है, जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर में होती है। ठीक है, इसे 0 डिग्री मानते हैं। तो यहाँ से ये 0 डिग्री, 15, 30, ये 0 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। इसी प्रकार से यही क्रम इस सूत्र चलता है, दोनों ओर 90-90 डिग्री हो जाते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, यानी ये उत्तर से दक्षिण में है, उत्तर से दक्षिण में है। तो ये कौन सी रेखा है, देशांतर रेखा है। और वे इससे पहले वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा है, ये कौन सी है, ये पूर्व से और पश्चिम की ओर है। पूर्व से पश्चिम है, ये कौन सी है, अक्षांश है। और जो उत्तर से दक्षिण है, ये कौन सी है, देशांतर रेखा है। तो ये तो हुई अक्षांश और देशांतर। ठीक है, और अब बात करते हैं अक्षांश की दूरी ज्ञात करना। अक्षांश की दूरी ज्ञात करना, जैसे समझते हैं कि ये जो पूरी पृथ्वी है, ठीक है, ये पूरी पृथ्वी है, इसकी ये जो पूरी पृथ्वी की, ये क्या है, पृथ्वी, इसके ये पूरी परिधि जो है ये वाली, इसकी माप कितनी है, इसकी माप है, चलो लिख लेते हैं, पृथ्वी की कुल परिधि, इसे मानते हैं 40,008 किलोमीटर। कितनी, 40,008 किलोमीटर है। ठीक है, अब जब पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट दें, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये इसकी यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ से इस दक्षिणी गोलार्ध की इतनी इतनी आधी जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, ये भी इसकी आधी हो जाएगी। अच्छा, तो कितनी होगी, यानी एक गोलार्ध लेंगे, पृथ्वी की कुल परिधि का आधा कितना हुआ, यानी एक गोलार्ध, या ये वाला या ये वाला, कोई सा भी हो सकता है। तो यानी एक गोलार्ध की परिधि जो है वो कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, पृथ्वी की कुल परिधि की आधी। तो कितनी हो जाएगी, 40,000 की 20,004 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, इसका भी आधा करो एक गोलार्ध का, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब ये कितना आएगा, यहाँ से लेकर के इतनी इतनी परिधि लेंगे, इसमें इतनी इतनी यहाँ तक। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण, यानी यहाँ तक की जो इतनी परिधि होगी वो किसके बराबर होगी, 90 डिग्री के। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी आधा ध्रुव, कितना ध्रुव, आधा ध्रुव जो है, यानी 0 से 90 डिग्री, कितना डिग्री, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री तक का जो माप है, तो उसकी परिधि कितनी होगी। अब इसकी भी आधी कर दूँ तो 10,002 किलोमीटर, 10,002 किलोमीटर। तो ये क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो दूरी है 90 डिग्री, ये अक्षांश है। क्या है, अक्षांश। इस तरह से ही तो चलेंगे, यहाँ पे और ऐसे। ठीक है, ये अक्षांशों की दूरी मापी जाएगी। तो 0 से लेकर के 90 डिग्री तक कितनी आएगी, 10,002 किलोमीटर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री बराबर कितना हुआ, या 90 अक्षांश भी कह सकते हैं इसको। 90 डिग्री बराबर कितना है, 10,002 किलोमीटर में है। तो जब एक अक्षांश की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, यानी 1 डिग्री की मान, 1 डिग्री या एक अक्षांश का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,002/90। अच्छा, जब इससे इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, ये होता है 1,111.13, यानी 111.13 किलोमीटर।
ये 1 डिग्री या एक अक्षांश का मान होता है, यानी एक अक्षांश, एक अक्षांश की जो दूरी है या 1 डिग्री के बराबर होता है एक अक्षांश, और उसकी जो दूरी मानी जाती है कितनी है, होती है दूरी है 111.13 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, जिसे जिसमें अब आगे बात करते हैं देशांतर एवं समय की, किसकी, देशांतर और समय ज्ञात करने की। तो जैसे बेसिकली हम जानते हैं कि समय को मापने का जो आधार है वो सूर्य या ग्रहों की चाल होती है, और या फिर छाया को देखकर, सूर्य के द्वारा वस्तुओं की बनी छाया को देखकर समय का अनुमान लगाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि सूर्य की जो छाया है वो दोपहर में सबसे छोटी, और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय कैसी होती है, छाया अधिक लंबी होती है या सबसे अधिक लंबी होती है। तो पहले थोड़ा सा लिख देते हैं इसमें हम, आप भी नोट डाउन करते चलिए कि पृथ्वी पर समय को ज्ञात करने का वास्तविक ज्ञात करने का वास्तविक आधार सूर्य एवं ग्रहों की चाल है, सूर्य एवं ग्रहों की चाल है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि समय की गणना सूर्य की छाया के आधार पर सूर्य की छाया के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लगेंगे सूर्य की छाया दोपहर में सूर्य की छाया दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी होती है। तो ये कुछ आधार हैं, बेसिक आधार हैं, जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, समय की गणना करते हैं। और इसे थोड़ा और अलग तरीके से भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटे में, कितने समय में, ये पृथ्वी है ये 24 घंटे में 360 डिग्री, कितनी, 360 डिग्री घूमती है, या कहें तो 360 देशांतर घूमती है। कितने दिन में, सॉरी 24 घंटे में, यानी एक दिन में, कितने में, एक दिन में। तो यहाँ से अगर ज्ञात किया जाए तो एक घंटे में कितना घूमती है, फिर इसके बाद यानी एक घंटे में जो घूमेगी तो 360 बट्टे 24, यानी इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 15, यानी एक घंटे में 15 डिग्री या 15 देशांतर घूमेगी, ठीक है। अब एक घंटा क्या होता है, 60 मिनट के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 60 मिनट के। यहाँ से आगे और देखें तो 60 मिनट में कितना घूमेगी, 15 देशांतर या डिग्री, 15 डिग्री देशांतर। और तो कितना, 15 देशांतर। अब एक देशांतर जब याद करेंगे, कितना, एक देशांतर,
यानी एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है ये ज्ञात करना है हमको। तो कितना हो जाएगा, 15 से इसमें भाग कर दो तो कितना हो जाएगा 60 में, यानी 15 तो 4 कितना 4 मिनट, यानी 4 मिनट में पृथ्वी जो है एक देशांतर पार करती है। देशांतर क्या होते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे गए वृत्त, ये वाली रेखाएं। तो यहाँ से यहाँ तक को जो पार करने में कितना समय लगेगा, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट, ठीक है। अच्छा, और एक घंटे में कितने देशांतर पार करेंगे, 15 देशांतर। तो कुल मिलाकर के 24 घंटे में एक दिन में 360 देशांतर पार करती है पृथ्वी। अच्छा, आगे देखते हैं। जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा पर यदि 12 बजे हैं, कितने बजे हैं, 12 बजे हैं ग्रीनविच रेखा पर, जिसे हम जीएमटी कहते हैं, जीएमटी यानी ग्रीनविच मेन टाइम, ग्रीनविच मेन टाइम के नाम से जानते हैं इसे जीएमटी। तो इससे पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर, पश्चिम, पूर्व और पश्चिम में यदि यहाँ पर 15 देशांतर पूरब में है समय आप या कोई चीज, 15 देशांतर यानी 1 घंटा आगे, कितना, इसका मतलब क्या है, 1 घंटा आगे, 1 घंटा आगे। तो इस जगह पर जो समय होगा वो पीएम में होगा, किस में होगा, पीएम में, इसे कहेंगे 1 पीएम। और यदि अब 15 देशांतर पश्चिम में है, 15 देशांतर पश्चिम में है जीएमटी से, तब क्या हुआ, तो आप 12 बजे से 1 घंटा पहले हो जाएंगे, यानी 11 बजे होंगे, कितने बजे होंगे, 11, और वो एएम होगा, क्या हुआ, एएम, यानी एंटी मेरिडियन। कब, जब पीछे होंगे तब, किससे, जीएमटी से। तो ये एएम और पीएम का जो है इफेक्ट है। और इसी प्रकार बात की जाए तो जो भारत में मानक रेखा है, भारत में जो मानक रेखा है वह इलाहाबाद में, एक प्रयागराज है, इलाहाबाद में 5.5 डिग्री है, जिसे या कहें तो 82 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं इसे, ठीक है, 82 डिग्री अक्षांश। ये भारत की रेखा है, मानक रेखा है, कहाँ पर है, इलाहाबाद में 5.5 डिग्री पर है। और एक फैक्ट की अगर बात की जाए, पेज नहीं है अभी खाली यहाँ, चलो पीछे देखते हैं। इस खाली पेज में देखते हैं कि जो भारत में है, ये भारत है हमारा, ऐसे समझ सकते हैं। और ये यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, तो सबसे इस छोर पे कौन सा है, पूरब की ओर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल। और इधर कौन सा है इस ओर, तो यहाँ पे गुजरात है, क्या है, गुजरात है। सबसे पश्चिम में गुजरात है और पूरब में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। तो इन दोनों के जो बीच की दूरी है 30 देशांतर है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितनी है, वो 30 डिग्री यानी 30 देशांतर है। तो यहाँ समय कितना लगता है पता है, यानी 15 देशांतर 1 घंटे में पार होते हैं, कितने में, 1 घंटे में। तो यहाँ पर 30 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा,
2 घंटे। कितना? 2 घंटे। कितना समय लगता है? तो चलिए पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे कि भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, जिसके 2 घंटे बाद पश्चिम के गुजरात कहाँ है? पश्चिम के गुजरात में उदय होता है। तो इसे समझने के लिए क्या सीधी बात है कि दोनों राज्यों के बीच यानी भारत के पूर्वी और पश्चिमी कोनों के बीच में जो दूरी है कितनी है? 30 देशांतर है। और हमें पहले पता है कि 15 देशांतर को पार करने में 1 घंटे का समय लगता है, तो 30 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे। यानी इस जगह पर और इस जगह पर जो सूर्य के उदय होने का समय का जो अंतर है वो कितना है? 2 घंटे है। कितना है? 2 घंटे। यानी अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है और गुजरात में 2 घंटे बाद। तो ये बेसिक सा एक फैक्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी की गतियों की। तो पृथ्वी की जो गतियाँ हैं ये बेसिकली 2 टाइप की होती हैं। सबसे पहले जो होती है डेली मूवमेंट कहते हैं, यानी दैनिक गति। दैनिक गति डेली मूवमेंट। और दूसरी जो होती है वो वार्षिक गति होती है। कौन सी होती है? वार्षिक गति, जिसे एनुअल मूवमेंट कहते हैं। एनुअल मूवमेंट। अच्छा, दैनिक गति में क्या होता है? रोटेशन होता है। क्या होता है? रोटेशन। यानी जिसे क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? घूर्णन। और इसमें क्या होता है? रिवॉल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है? रिवॉल्यूशन। यानी परिभ्रमण कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? परिभ्रमण या परिक्रमण भी कहते हैं। तो जो घूर्णन होता है उसके कारण क्या होता है? दिन और रात होते हैं। दिन और रात। और इसके कारण क्या होता है? परिभ्रमण के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। तो ये 2 प्रकार की गति हैं। अब इनके भी जो है 2 प्रकार होते हैं। जैसे इसके जो होते हैं, एक तो नक्षत्र दिवस होता है। घूर्णन गति जो होती है, यानी ऐसे समझते हैं एक बार पहले, ये सूर्य है और ये इसके चारों ओर ये पृथ्वी की जो है ऑर्बिट है, यानी कक्षा यहाँ पे पृथ्वी जो है घूमती है सूर्य के चारों ओर। तो ये जो इस तरीके से इस कक्षा में घूमेगी, ये क्या है? वार्षिक गति, एनुअल मूवमेंट। इसके कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और ये जो अपनी अक्ष पर जो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है उसे क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं, यानी घूर्णन कहते हैं। इसके कारण दिन और रात होती हैं। ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि जो घूर्णन गति होती है उसके कारण क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले घूर्णन गति। ये 2 प्रकार से दिख सकते हैं हम इसको। एक तो होता है नक्षत्र दिवस। नक्षत्र दिवस
यानी सिडरल डे। सिडरल डे। और दूसरा होता है, दूसरा वाला सौर दिवस। सौर दिवस यानी सोलर डे। सोलर डे। अच्छा, नक्षत्र दिवस क्या कब होता है? यानी इसमें जो एक दिन होता है वह 23 घंटे और 56 मिनट और 4.05 सेकेंड, इतने का क्या होता है? इसमें एक दिन होता है। क्या होता है? एक दिन होता है। जबकि सौर दिवस कब होता है? इसमें इसमें हम सूर्य को गतिहीन मान लेते हैं। सूर्य को गतिहीन मानकर दिन 24 घंटे का होता है। कितने का होता है? 24 आवर्स का होता है। लेकिन वास्तविकता क्या है इसकी? वास्तविकता ये है कि वास्तव में सूर्य भी पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर गति करता है। मतलब सूर्य अपनी जगह पर स्थायी नहीं है, वो भी क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। और जो वास्तविक दिन का समय होता है वो कितना होता है? 30 घंटे 56 मिनट और 4.05 सेकेंड। ये सही समय है एक दिन का। ठीक है। लेकिन सोलर डे में कितने का मानते हैं? 24 घंटे का। अच्छा, अब बात कर लेते हैं किसकी? वार्षिक गति की, जिसमें उपसौर और अपसौर दो चीज़ें होती हैं। चलिए, अभी यहाँ पेज नहीं है, खाली यहाँ समझ लेते हैं। इधर ब्लैंक पेज पर समझ लेते हैं। वार्षिक गति। वार्षिक गति में क्या होता है? उपसौर और अपसौर। अपसौर, तो इसके लिए हम इस डायग्राम से समझते हैं, सबसे आसानी से समझ में आएगा। जैसे ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य। और इसके चारों ओर चलिए इसे मानते हैं, यहाँ तक इस पृथ्वी की कक्षा है। ठीक है। जिसमें क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी जब एक तो इस पॉइंट पर होती है, दूसरा इस जगह पर, मान लेते हैं यहाँ से घूमती हुई जब यहाँ पे आती है, तब क्या होता है कि जब पृथ्वी की और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, कितनी होती है? न्यूनतम यानी 14.7 करोड़ होती है। कितनी होती है? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये पृथ्वी है और ये भी पृथ्वी है, ये सूर्य है। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम दूरी होती है, यानी 14.7 करोड़ किलोमीटर, और अधिकतम दूरी यहाँ पे होती है कब? ये होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। जो न्यूनतम दूरी होती है ये कब होती है? 3 जनवरी को। और अधिकतम दूरी होती है ये कब होती है? ये होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। तो यहाँ से समझ में क्या आता है कि जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे अपसौर कहते हैं। अधिकतम दूरी कहाँ है? यहाँ पे। तो ये क्या होगा? अपसौर होगा। और जब सूर्य न्यूनतम दूरी पर होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। यानी ये क्या है? न्यूनतम दूरी है, और ये क्या है? अधिकतम दूरी है। अधिकतम अधिकतम दूरी पर होता है। तो लिख सकते हैं वैसे
कि जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तब अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? यह अपसौर होता है। इसी प्रकार न्यूनतम दूरी पर उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। तो ये सूर्य का अपसौर और उपसौर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये हमारा क्लास का समापन हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड प्रेस द बेल आइकन। अधिक नोटिफिकेशन के लिए या समय पर वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और यदि आपने इससे पहले वाली जो जियोग्राफी की क्लास है जिसमें हमने वायुमंडल को पढ़ा था वो नहीं पढ़ी है तो पहले उसे जा कर के देखें और उसके बाद इस क्लास को देखें, क्योंकि ये सीरीज़ है। ये क्लास नंबर 1 है और ये अभी जो पढ़ रहे हैं हम ये क्लास नंबर 2 है, क्रम से चल रही है। तो ये जियोग्राफी की सीरीज़ है और कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर कंटेंट दें और आपकी ज़्यादा समझ में आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।